नमस्कार। हमारे आज के अध्ययन का विषय है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, जिसे हम ऋतुकाल के नाम से जानते हैं, जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से 1900 मानी जाती है इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। वह ऋतुकाल जिसकी पूर्व के व्याख्यान में हम भली भांति समीक्षा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत रीति के आधार पर ऋतुकाल को जिस 3 भागों में विभक्त किया है, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा तथा रीतिमुक्त काव्यधारा, उन सभी काव्यधाराओं का अध्ययन करने के पश्चात हम संपूर्ण ऋतुकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, इसका भी अध्ययन कर चुके हैं। उसके पश्चात ऋतुकाल की जो न्यूनताएं रही, जो दोष रहे, क्योंकि प्रत्येक काल का विकास कुछ प्रेरक परिस्थितियों की देन से होता है। ऋतुकाल का विकास सामंती समाज में हुआ, जो कि परिस्थितियों के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतियों के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था। उसी रूप में बाहरी जीवन से उसका कोई संबंध नहीं था। एकरसता और निराशा व्याप्त थी। केवल काव्य या साहित्य ने ही समरसता का संचार कर समाज को अपनी दृष्टि से प्रेरित किया था। इस प्रकार इस ऋतुकाल की कुछ न्यूनताएं या दोष हैं, जो कि जिसका हमने भली भांति अध्ययन कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हम मानते हैं कि ऋतुकाल की प्रमुख जो कमी रही या प्रमुख जो समस्या रही, वह यही थी कि ऋतुकाल का मुख्य विषय श्रृंगार था, जो वासनात्मक, इंद्रिय और स्थूल है। इसके अतिरिक्त ऋतुकाव्य सामाजिक आदर्शों के निर्माण में असफल रहा। चमत्कार प्रदर्शन के आग्रह से भाव पक्ष का उत्थान नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त ऋतुकाव्य लोकोन्मुखी न हो सका, क्योंकि ऋतुकाव्य राज दरबारों के कृत्रिम वातावरण में लिखा था। अतः उस कृत्रिम वातावरण में लोक जीवन का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इस प्रकार विषय का अत्यंत ही संकोच सा वर्णन इसमें किया गया है। इतनी न्यूनताएं होने के पश्चात भी हम ये नहीं कह सकते कि ऋतुकाव्य आगे आने वाले काल को प्रभावित नहीं करता, या आगे आने वाले काल के लिए ऋतुकाल का कोई प्रत्यय नहीं है, क्योंकि हर साहित्य आगे आने वाले साहित्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। उसी प्रकार हिंदी साहित्य का ऋतुकाल महत्वहीन काव्य सृष्टि का काल है, ये हम कह सकते हैं। परंतु चूँकि वास्तव में स्थिति ही ऐसी थी, कवियों की विवशता थी, अतः उन्होंने इस प्रकार का साहित्य लिखा। अतः ऋतुकाल की जितनी न्यूनताएं हैं, उनसे कहीं अधिक उनकी विशिष्टताएं भी हैं। अतः उनका महत्व और योगदान कम उल्लेखनीय नहीं है। भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों दृष्टि से ऋतुकाव्य का हिंदी साहित्य में एक अविस्मरणीय योगदान है। भले ही ऋतुकाव्य में चित्रित जीवन आधुनिक समस्या बहुल जीवन के नाना संदर्भों की तुलना में कम है या सीमित है, किंतु उसका जो आकलन ऋतुकवि ने किया है, वह अत्यंत विश्वसनीय और कलात्मक है। इसी क्रम में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, या डॉक्टर नगेंद्र ऋतुकाव्य के लिए कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि ऋतुकाव्य में सूर और मीरा जैसी आत्मा की पुकार नहीं मिलेगी, अर्थात उनके जैसा उत्कृष्ट काव्य नहीं लिखा गया। न जायसी, तुलसी जैसे आधुनिक युग के विशिष्ट महाकाव्यों के समान व्यापक जीवन समीक्षा मिलेगी, न ही छायावादी कवियों का सुख सौंदर्य बोध ही यहाँ उपलब्ध होगा, परंतु मुक्तक परंपरा की गोष्ठी भंजन कविता का जैसा उत्कर्ष ऋतुकाव्य में हुआ, वैसा न उसके पूर्ववर्ती काव्य में हुआ और न ही प्रवृत्ति काव्य में हो पाया। इसकी सृजनात्मक प्रतिभा का उत्कर्ष देव, बिहारी, मतीराम के काव्य तक पहुँच पाया। तुलसी और सूर्य के कीर्तिमान भले ही अपर्याप्त रहे हों, परंतु शुद्ध कविता अथवा काव्य कला के प्रतिमानों से आंकलन करने पर ऋतुकाव्य का कम योगदान नहीं रहा है। इस ऋतुकाव्य का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा, उसे हम कई बिंदुओं से भली भांति समझ सकते हैं। इसका सर्वप्रमुख जो योगदान था, वह था भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का परिवर्तन करना। जैसा कि ऋतुकाल की जब विशेषताएं हमने पढ़ी थी, या ऋतुबद्ध काव्य की विशेषताओं का इससे पूर्व के व्याख्यान में जब हमने अध्ययन किया था, तो उसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि ऋतुकाल में सबसे ज़्यादा लक्षण ग्रंथ लिखे गए, अर्थात काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण किया गया। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में ऋतु आचार्यों ने जो काव्य शास्त्र लिखे हैं, वह ऋतुशास्त्रीय या ऋतुकाव्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। हिंदी के ऋतु आचार्यों का भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में व्यापक रूप से इनका महत्वपूर्ण स्थान ऋतुकाल में ही माना जाता है।
अतः ये जो परंपरा की शुरुआत हुई है, यह शुरुआत रीतिकाल से ही हिंदी साहित्य में मानी जाती है। हिंदी के रीतिकाल के आचार्यों ने ही रस की स्वतंत्रता से मुक्त किया और पूरी 2 शताब्दियों तक रस राज श्रृंगार की एक ऐसी अविच्छिन्न धारा प्रवाहित की कि यहाँ श्रृंगारवाद एक प्रकार से स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में ही प्रतिष्ठित हो गया था। इसके अतिरिक्त रसवाद की जो प्रतिष्ठा रीतिकालीन कवियों ने की है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। रीतिकाव्य के या रीतिकाल के अधिकांश आचार्यों द्वारा ध्वनि की उपेक्षा या इस प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं और उसके द्वारा ही कला अथवा काव्य के कम से कम रूप का आविष्कार मनुष्य की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति के लिए चाहे उन्होंने किया हो, परंतु रसवाद की जो प्रतिष्ठा इन्होंने की है वैसी हिंदी में कहीं और न हो पाई। रीतिकाव्य मानव मन की इसी वृत्ति का परितोष करता है और इस दृष्टि से ही रीतिसिद्ध कवियों और इनके सरल काव्य का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता। काव्य कला में कला का विशुद्ध रूप से कला के रूप में जो ग्रहण किया है या काव्य का भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की जो उत्कृष्टता है, वह भी हमें रीतिकालीन काव्य में कलापरक योगदान के रूप में दिखाई देती है। कला के क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से भी रीति कवियों की उपलब्धि कम नहीं है। इन सभी क्षेत्र में चाहे कला के रूप में भाषा का परिष्कार या परिमार्जन रहा हो या अनुभूति की सच्चाई, अभिव्यक्ति की सरलता तथा चित्रों की स्पष्टता आदि सभी रीतिकालीन काव्य के मुख्य गुण हैं जो आज के पाठकों को भी प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी अनुभूतियों को अभूतपूर्व परिष्कृत व अलंकृत रूप से प्रकट कर देना भी रीतिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब रीतिकाल का हमने अध्ययन किया था तो उसके अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि मुक्तक जो परंपरा रही है वह उसी परंपरा का पूर्ण रूप से पालन इस रीतिकालीन साहित्य में किया गया है। इसके अतिरिक्त ब्रज भाषा का जो कोमल, मधुर, परिष्कृत, समृद्धित रूप है वह पूर्ण रूप से हमें रीतिकालीन साहित्य में दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकाल का साहित्य हिंदी साहित्य में एक नवीन प्रकार का साहित्य है। इस साहित्य ने जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण को अपनाया गया, अतः इसे भौतिकवादी साहित्य के नाम से अभिहित किया जाता है। इस प्रकार इस रीतिकाल का अपने युग के लिए ऐतिहासिक महत्व है। हिंदी के रीतिकाल का साहित्य जनपद का साहित्य न होकर राजपद का साहित्य है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य में यह परंपरा पहले से ही विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त इस युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यह भी रहा कि प्रवृत्ति काव्य पर भी इस युग का प्रभाव बना रहा। भारतीय युगीन काव्य के भाव पक्ष तथा कला पक्ष, द्विवेदी युगीन काव्य की श्रृंगार चेतना का अभाव, छायावाद की स्वच्छंदता भी इसी युग की देन है जो बाद में उनको प्रभावित करती है। इस प्रकार रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह काल है जब हिंदी के कवियों ने सबसे पहले यह अनुभव किया कि वे कलाकार हैं और कला के पीछे अभ्यास युक्त साधना का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस रीतिकालीन साहित्य के प्रदय को लेकर डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने भी कहा है, एकांत वैशिष्ट्य की दृष्टि से भारतीय वाङ्मय में ही नहीं संपूर्ण विश्व के वाङ्मय में आलोचना और सृजना के संयोग से निर्मित यह रीतिकाव्य विधा अपना उदाहरण अपने आप में ही उत्कृष्ट है। किसी भी भाषा में इस प्रकार का काव्य इतने प्रचुर परिणाम में नहीं रचा गया।